मंडेला ने कहा था, शिक्षा वो हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। वंचक नमस्कार, मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। मैंने पहले भी विस्फोट कार्यक्रम किया है, लेकिन उस समय हमने इस कार्यक्रम को विस्फोट के नाम से नहीं किया था। ये मेरा पहला कार्यक्रम है जिसको मैं विस्फोट के नाम से करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल के कार्यक्रम नंबर 8, 11 और 13 ये 3 कार्यक्रम जो मैंने पहले विस्फोट के तौर पर किया था, आप उसको देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आज के विस्फोट कार्यक्रम। विस्फोट कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम किसी एक खास विषय का विश्लेषण करते हैं, और आज का हमारा विषय है भारत की नई शिक्षा नीति जो इस वर्ष आई है। आज हम बात करेंगे कि भारत की नई शिक्षा नीति क्या है और इस पर भारत के समाज और भारत के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की नई शिक्षा नीति है क्या। भारत की नई शिक्षा नीति भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले भारत में वर्ष 1968, उसके बाद वर्ष 1986 और उसके बाद वर्ष 2020 यानी कि अभी की नई शिक्षा नीति। अर्थात भारत में अभी तक 3 शिक्षा नीति आई है। पहली वर्ष 1968 में, दूसरी वर्ष 1986 में और तीसरी वर्ष 2020 में इस वर्ष। हालांकि वर्ष 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसे 1992 में संशोधित भी किया गया था। तो ये जो हमारी शिक्षा नीति है ये हमारे भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जो कि इस बार के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लाया गया है। अब हम इस पे बात करते हैं कि ये नई शिक्षा नीति क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, हम पहले नई शिक्षा नीति क्या है इस पर बात करें उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके राजनीतिक पहलू क्या है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि इसके राजनीतिक पहलू क्या है। तो नई शिक्षा नीति जब आई है, अभी कुछ दिन पहले आई है, उसके बाद इस नई शिक्षा नीति पे कुछ राजनीतिक दल का विरोध हो रहा है। ये नई शिक्षा नीति अभी की केंद्र सरकार ने लाया है, यानी कि भाजपा सरकार ने लाया है। इस पर इसके विपक्षी पार्टी और इसके सहयोगी दल ने भी इसका विरोध किया है। इसमें 3 प्रमुख दल आते हैं। पहला आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। दूसरा आता है डीएमके, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य की पार्टी है, जिसके पितामह माने जाते हैं दिवंगत करुणानिधि, और अभी डीएमके जो है वो स्टैलिन के हाथों में है। और तीसरी जो पार्टी है जो इसका विरोध कर रही है बड़े स्तर पे, वो है डीएमके के विरोधी पार्टी, डीएमके की विरोधी पार्टी जो तमिलनाडु में सक्रिय है, वो है एआईएडीएमके, जो कि वहाँ पे सरकार में है, जिसकी सरकार है, और जो भाजपा की मीन्स अभी की केंद्रीय पार्टी की अभी के केंद्र सरकार की सहयोगी दल भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाँ, ये पार्टी विरोध कर रही है इस नई शिक्षा नीति का। विरोध करना भी चाहिए और विरोध होता भी है, क्योंकि इन लोगों को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी पूरा करना है। ये लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आधार पे इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ये विपक्षी पार्टी है तो ये विरोध करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करेंगे। लेकिन हमें ये देखना हो कि ये किस आधार पर विरोध कर रहे हैं। तो डीएमके तमिलनाडु की और एआईएडीएमके, ये दोनों इस शिक्षा नीति का विरोध भाषा के आधार पर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारत में हिंदी और संस्कृत को महत्व देने वाला ये शिक्षा नीति है, जिसका वो विरोध करते हैं। उनका कहना है कि भारत में या तो अंग्रेजी होगी या फिर उनका लोकल भाषा तमिल होगा। वो तीसरी भाषा के तौर पे हिंदी और संस्कृत का विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भारत में हिंदी और संस्कृत को महत्व दिया जाए। तो ये उनका कहना है। हालांकि उनको समझना चाहिए कि भारत जो है वो हिंदी और संस्कृत का देश है, तमिल का भी देश है,
अंग्रेजी का भी देश है, लेकिन हाँ, तमिल, अंग्रेजी, इन सारी चीज़ों से पहले भारत की भाषा हिंदी और संस्कृत आती है। तो यहाँ पे वो राजनीतिक तौर पे इसका विरोध करें, लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि भाषा के आधार पे यहाँ पे विरोध होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हिंदी और संस्कृत की भाषा के आधार पे इसका विरोध है तो ये भारत का अपमान है, शिक्षा नीति से ज़्यादा भारत का अपमान है। तो मेरा और मेरे चैनल का यही कहना है, इन सारे राजनीतिक दल DMK, AIADMK जैसे जो भाषा के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं, हिंदी और संस्कृत के नाम पे इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। ये इस शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं इस आधार पे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये शिक्षा नीति जो है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा देने वाला है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो दोनों शिक्षा नीति आई थी वो कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें इनका ज़्यादा हस्तक्षेप था। कहें तो वो आज तक पिछले सरकार तक या उसके पिछले सरकार तक, जो अभी भी केंद्र सरकार है भाजपा सरकार, उससे पहले की सरकार तक इन्हीं लोगों का दबदबा रहा था। इन लोगों ने भारत की शिक्षा को एक तरीके से मुगलाइज और अंग्रेजीकरण किया था। इन्होंने मुगलों को महान बताया, इन लोगों ने अंग्रेज़ों को महान बताया, लेकिन भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी को इन्होंने वो वैल्यू नहीं दी। इन्होंने अलेक्जेंडर को महान बताया, इन्होंने अलग अलग चीज़ों को महान बताया, लेकिन भारत के पोरस की बात नहीं की। विवेकानंद को वो वैल्यू नहीं दिया गया इनके किताबों में, जो कि आज के जनरेशन, आज के लोग इसका भुगतान भी कर रहे हैं, इसका नुकसान भी उठा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, ये जो वामपंथी पार्टी है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, वो प्राइवेटाइजेशन के आधार पर इसका विरोध करे, वो हो सकता है, वो राजनीतिक तौर पर सही हो सकता है, लेकिन उन्हें अपने आप में भी झांकना चाहिए कि उन्होंने अभी तो प्राइवेटाइजेशन के तौर पे इसका विरोध किया है, लेकिन उन्होंने तो पूरे शिक्षा को ही मुगलाइज और अंग्रेजीकरण कर दिया था, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा और आगे भी पड़ेगा, और उसका हमारे भारत को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ठीक है, ये विरोध तो है, लेकिन विरोध का आधार जो है वो सही होना चाहिए। विरोध आप करें, लेकिन विरोध ऐसा ना हो कि आप भारत का ही विरोध करने लगें। विरोध राजनीतिक तौर पे सही है, लेकिन राजनीतिक तौर पे उतना ही विरोध सही है जितना आप एक मर्यादा में रह के करें। अगर आप राजनीतिक तौर पे विरोध कर रहे हैं और अगर आप देश का ही विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ पे सोचने की बात है। ठीक है, राजनीति तो होती रहेगी, राजनीति की बात है, एक सरकार लाएगी, दूसरा विपक्ष उसका विरोध करेगा। अगर ये भाजपा की जगह पे वामपंथी या कांग्रेस का ये नया शिक्षा नीति रहता है, तो भाजपा वाले इसका विरोध करना भी चाहिए था, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पे जायज़ है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ, आधार सही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति क्या है। तो हम नई शिक्षा नीति को 4 आधार पे तोड़ेंगे, 4 आधार पे बात करेंगे। पहला आधार है राजनीति, जो हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है, जो तो है ही, इस पर बात करनी है। इसके बाद हम इसके सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू और लास्ट में इसकी कमी की बात करेंगे। इस राजनीति की बात हमने कर ली। अब हमारे पास 4 पॉइंट और हैं, 4 बिंदु और हैं। नई शिक्षा नीति क्या है, इसके सकारात्मक पहलू क्या है, इसके नकारात्मक पहलू क्या है और इसकी कमी क्या है। क्या है मीन्स इसमें दिया क्या गया है। सकारात्मक पहलू मतलब ये जो कहा गया है इसमें क्या क्या अच्छाई है। नकारात्मक पहलू मीन्स इसमें क्या क्या गलतियां हैं, और कमी यानी इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया है, या फिर किन किन चीज़ों को नहीं छुआ गया है, उस पर विस्तार से बात या उस पर बात ही नहीं की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है। तो नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला बिंदु ये है कि नई शिक्षा नीति में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अर्थात ये हुआ कि अब हम MHRD मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के तौर पे जानेंगे। मीन्स अभी तक जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री होते थे, तो वो सीधा सीधा शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी स्कूली शिक्षा जो पहले 10 और 10+2 के आधार पे चलती थी, यानी
मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के आधार पर चलती थी, अब उसको हमने और इस शिक्षा नीति ने 10+2 को हटा दिया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और इसको 5+3+3+3 के आधार पे कर दिया है। अर्थात पहले 10+2 होता था, अब 5 3 3 3 5 3 8 8 3 11 11 3 15 इस आधार पे नई शिक्षा नीति में प्रावधान दिया गया है। ये 5 3 3 3 क्या है? तो 5 3 3 3 ये वर्ष हैं, 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष। मीन्स पहला जो 5 वर्ष है, मीन्स जब बच्चा पढ़ाई करेगा, जब वो स्कूल की ओर, विद्यालय की ओर जाएगा, तो सबसे पहला 5 वर्ष में वो क्या करेगा? तो इस नई शिक्षा नीति के आधार पे वो पहले 5 वर्ष को 2 तरीके से पढ़ेगा। पहले 5 वर्ष में पहला 3 वर्ष और फिर आगे का 2 वर्ष। पहला 3 वर्ष वो आंगनबाड़ी के तौर पे, खेल खेल में अलग अलग तरीके से वो पढ़ाई करेगा। फिर जो पहले LKG, UKG, किंडरगार्टन वगैरह होता था, अब वो आंगनबाड़ी के रूप में आएगा, जहाँ पे उन्हें उनकी मातृभाषा के आधार पे पढ़ाया जाएगा, उन्हें उनके घरेलू माहौल के आधार पे पढ़ाया जाएगा। मीन्स पहला जो 5 वर्ष में जो पहला 3 वर्ष है वो उनको आंगनबाड़ी, इन सारी चीज़ों पे और खेल और विभिन्न गतिविधियों के आधार पर पढ़ाया जाएगा। ये स्टेज जो है, ये फाउंडेशन स्टेज कहला रहा है हमारे नई शिक्षा नीति में। मीन्स जब बच्चा एडमिशन लेगा तो शुरू के 5 वर्ष के, शुरू के 3 वर्ष में वो आंगनबाड़ी और इन सारी चीज़ों में प्री स्कूल और बाल वाटिका के तौर पे वो पढ़ेगा। जब पहला 3 वर्ष का पढ़ाई कर लेगा तो फिर वो क्लास 1 और क्लास 2 में जाएगा। मीन्स पहले 5 वर्ष में पहला 3 वर्ष जिसमें प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2। यहाँ पे वो खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के आधार पर पढ़ाई करेगा और अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेगा। जब ये 5 साल का स्टेज पूरा कर लेगा, पढ़ाई के 5 साल का स्टेज पूरा कर लेगा, यानी फाउंडेशन स्टेज पूरा कर लेगा, तो वो अगले स्टेज में जाएगा, 3 साल के स्टेज में जाएगा, 5+3 यानी 3 साल के स्टेज में जाएगा। और वो स्टेज जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज कहलाएगा। इस 3 साल के स्टेज में जो बच्चा है वो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में होगा। मीन्स इस 3 साल के प्रिपरेटरी स्टेज में वो खेल और खोजबीन के आधार पे अपने आप को शिक्षित करेगा, अपने आप को आगे बढ़ाएगा। फिर जो अगला 3 साल है, जिसको इस शिक्षा नीति के आधार पे मिडिल स्टेज कहा गया है, यहाँ पे बच्चे को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, इन सारी चीज़ों के आधार पे शिक्षा दी जाएगी। मीन्स फाउंडेशन स्टेज के बाद प्रिपरेटरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज के बाद मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। यहाँ पे 6, 7, 8 में वो अलग अलग विषय जैसे कि विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी जैसे विषयों की पढ़ाई वो करेगा। फिर जो आखिरी का जो 4 स्टेज है, 5+3+3+4, शायद हमने 5+3+3+3 कहा था, वो 5+3+3+4 है। जो लास्ट का जो स्टेज है, इस 5+3+3+4 के फॉर्मूले में उसे हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। उसे इस शिक्षा नीति के आधार पर सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। और यहाँ पे कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 की पढ़ाई होगी, जिसमें बच्चे को चिंतन और आलोचना के आधार पे, रीजनिंग के आधार पे, तर्क शक्ति के आधार पे उन्हें शिक्षा दी जाएगी। मीन्स पहले का जो 10+2 था वो अब 5+3+3+4 हो गया। 5 मतलब फाउंडेशन स्टेज, 3 मतलब प्रिपरेटरी स्टेज, अगला 3 मतलब मिडिल स्टेज और लास्ट का 4 यानी कक्षा 9 से 12 तक सेकेंडरी स्टेज। तो ये हुआ 5+3+3+4 यानी 5 3 8 3 11 4 15 साल हो गए। लेकिन ये 15 साल पढ़ाई के 15 साल हैं, एक बच्चे के जीवन के लिए 18 साल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई का जो 5 साल जो पहला है वो शुरू हो रहा है, वो इस शिक्षा नीति के आधार पे 3 साल के बाद शुरू हो रहा है। मीन जब बच्चा जन्म लेगा तो वो 3 साल अपने घर में रहेगा, पैर पे चलना सीखेगा, सारा कुछ घरेलू माहौल रहेगा। जब 3 साल का हो जाएगा, बच्चा जन्म लेकर तो पढ़ेगा नहीं, स्कूल आएगा नहीं, वो 3 साल के बाद आएगा। और 3 साल के बाद आएगा तो वो 5+3+3+4 के फॉर्मूला पे पढ़ाई करेगा।
स्कूल की पढ़ाई करेगा, विद्यालय की पढ़ाई करेगा, यानी 3 साल शुरू के, उसके बाद पढ़ाई के 5+3+3+4 यानी 5 3 8 3 11 4 टोटल 18 साल। एक बच्चे के जीवन का यहाँ पे 18 साल लगा। ये है हमारी नई शिक्षा नीति के शुरू के पढ़ाई के फॉर्मूले। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं कि 5+3+3+4 के बाद इसमें एक और नई चीज़ है। पहला तो पॉइंट था हमारा शिक्षा मंत्रालय का, दूसरा है 5+3+3+4 जो हमने बात कर ली। अब बात आती है बहु विषय। यहाँ पे अब जब बच्चा स्नातक में जाए तो 5+3+3+4 यानी 12वीं तक की पहले की अभी की शिक्षा नीति जो अभी चल रही है पहले से, उसके आधार पर 12वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई होती है। यहाँ पे भी 5+3+3+4 के बाद स्नातक की पढ़ाई होगी। जब स्नातक की पढ़ाई होगी तो यहाँ पे एक विद्यार्थी के पास बहु विषय का प्रावधान रहेगा। बहु विषय का मतलब ये है कि अभी तक विद्यार्थी के पास या तो विज्ञान या तो वाणिज्य या तो कला इत्यादि को चूज करने का ऑप्शन रहता है, को चुनने का प्रावधान रहता है। लेकिन इस शिक्षा नीति के आधार पे अगर एक विद्यार्थी साइंस की पढ़ाई करता है, फिजिक्स की पढ़ाई करता है, बायोलॉजी की पढ़ाई करता है, भौतिकी की पढ़ाई करता है, जीव विज्ञान की पढ़ाई करता है, रसायन की पढ़ाई करता है, तो साथ में आर्ट्स और कॉमर्स के भी सब्जेक्ट ले सकता है। यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स का सब्जेक्ट वो लेकर नृत्य भी सीख सकता है, यहाँ पे वो संगीत भी सीख सकता है, यहाँ पे वो खाने पीने का भी पढ़ाई कर सकता है, यहाँ पे वो कुकिंग की भी पढ़ाई कर सकता है, यहाँ पे वो खेल की भी पढ़ाई कर सकता है। मीन्स एक भौतिकी का छात्र, एक इंजीनियरिंग का छात्र कला में भी जा सकता है, कला के भी सब्जेक्ट विषय की पढ़ाई कर सकता है, वाणिज्य के अकाउंट की भी पढ़ाई कर सकता है, खाता बही की भी पढ़ाई कर सकता है, मैनेजमेंट की भी पढ़ाई कर सकता है, प्रबंधन की भी पढ़ाई कर सकता है। अर्थात ये है यहाँ पे विद्यार्थी को अलग अलग विषय को सिलेक्ट करने की बात कही गई है। मतलब अगर एक विद्यार्थी फिजिक्स के साथ इंजीनियरिंग के साथ अगर कला की पढ़ाई करना चाहता है तो करे, मेन उसका मुख्य विषय वही रहेगा जो उसका इंजीनियरिंग है। अगर वो इंजीनियरिंग लेता है, अगर वो कला लेता है तो कला उसका मेन विषय रहेगा, वाणिज्य लेता है तो वाणिज्य रहेगा, साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ लेता है तो वो उसका मेन रहेगा। लेकिन साथ में वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस चीज़ की भी पढ़ाई कर सकता है। तो ये एक बहु विषय का प्रावधान दिया गया है। आगे हम अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है इस शिक्षा नीति में बीएड कॉलेज को खत्म करने की बात कही गई है। मतलब अर्थात ये हुआ कि अभी तक जितने भी कॉलेज सिर्फ बीएड के नाम पे खोले जा रहे थे और चलाए जा रहे थे, उन सारे कॉलेजेस को, उन सारे महाविद्यालयों को, उन सारे विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा जो सिर्फ बीएड के नाम पे चलते थे। बीएड की पढ़ाई होगी अलग अलग कॉलेजेस में, जहाँ पे और भी सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे बीएड की पढ़ाई होगी, लेकिन सिर्फ बीएड के नाम पे कोई महाविद्यालय नहीं खुलेगा। एमफिल की पढ़ाई खत्म कर दी गई। अब एमफिल की उपाधि खत्म कर दी गई है। अब एमफिल को हटा दिया गया है, क्योंकि पहले से ही इस पर वाद विवाद होता था कि जब पीएचडी है तो एमफिल का क्या महत्व है। तो इस नई शिक्षा नीति में एमफिल को खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो ये आता है कि जब विद्यार्थी स्नातक की तरफ जाता है, जब वो स्कूलिंग से तो विद्यालय से निकलकर स्नातक की तरफ जाता है, तो वहाँ पे एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी वो दे सकता है। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है कि वो स्नातक में अपने महाविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय की तरफ जाएगा तो उसके एडमिशन के लिए, वहाँ पे एडमिशन के लिए, वहाँ पे नामांकन के लिए वो ये परीक्षा दे सकता है। अगर उसके पास पहले से 5+3+3+4 वाले फॉर्मूले में अगर उसके पास कम मार्क्स है, कम अंक है, तो वो इसके आधार पे अपने आप को कम्पीट कर सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो CAT है, जो कैट है, ये अलग अलग महाविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालय पे और अलग अलग राज्य सरकार पे आधारित है। ये वहाँ के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या राज्य सरकार भी निर्धारित कर सकते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय 5+3+3+4 बहु विषय, BEd, MPhil और कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सारे चीज़ों की बात
इस नई शिक्षा नीति में कही गई है। यहाँ पे दो चीज़ और कहा गया है, वो ये कहा तो बहुत कुछ किया है, लेकिन जो मुख्य दो चीज़ है वो ये कहा गया है कि यहाँ पे जो 5+3+3+4 की बात की, इसमें जो लास्ट का कोर्स था 9, 10, 11, 12 क्लास थे, वहाँ की जो परीक्षाएं होंगी वो अर्धवार्षिक होंगी। मीन्स पहले जो एक वर्ष पे परीक्षा होता था, अब वो सेमेस्टर वाइज अर्धवार्षिक होगा। मीन्स कक्षा 9 में 2 परीक्षे होंगे, 10 में 2, 11 में 2 और 12 में 2। और यहाँ पे जो परिणाम घोषित होगा उस परिणाम को बनाने के लिए एक विद्यार्थी खुद अपना एनालिसिस करेगा, आकलन करेगा कि उसे कितना नंबर देना चाहिए, उसके सहपाठी उसका आकलन करेंगे और उसके शिक्षक उसका आकलन तो पहले से भी करते थे, यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे ये 360 डिग्री रिजल्ट आएगा। मीन्स एक विद्यार्थी अपने लिए भी अपना अंक देगा, उसके सहपाठी भी देंगे और उसके शिक्षक भी देंगे। तो ये चीज़ें हैं जो नई शिक्षा नीति में कही गई है। अर्थात नई शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय की बात की गई है, 5+3+3+4 की बात की गई है, बहु विषय की बात की गई है, सेमेस्टर सिस्टम 9, 10, 11, 12 कक्षा में कही गई है, बीएड को ख़त्म करने की बात की गई है, एमफिल को ख़त्म करने की बात की गई है, बीएड कॉलेजेस को ख़त्म करने की बात की गई, बीएड को ख़त्म करने की बात नहीं की गई है, बीएड कॉलेजेस को ख़त्म करने की बात की गई है, एमफिल को ख़त्म करने की बात की गई है और कॉमन एडमिशन और कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट तरीके के चीज़ों की बात की गई है। तो ये तो है नई शिक्षा नीति। अब बात करते हैं कि इस नई शिक्षा नीति के सकारात्मक पहलू क्या है। आतंक समाचार को क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या अच्छाई है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो सबसे पहले हम इसके अच्छाई को देखते हैं, क्या इसमें कुछ अच्छाई है भी या नहीं है। आतंक समाचार को इसमें अच्छाई दिखता है या नहीं दिखता है। तो हाँ, आतंक समाचार को इसमें अच्छाई दिखता है। आतंक समाचार इस नई शिक्षा नीति को एक घर वापसी वाला शिक्षा नीति मानता है। अर्थात ये हुआ कि अभी तक जो हम लोगों ने विदेशी भाषा अंग्रेजी और अलग अलग चीज़ों पे जो फोकस करते आए हैं, जो अपना ध्यान देते आए हैं, हमारी शिक्षा नीति जो महत्व देते आई है बाहरी विषयों को, वो इस शिक्षा नीति में उसको कम किया गया है और यहाँ पर हमारे भारत की भाषा हिंदी और संस्कृत को महत्व दिया गया है, जिसका आतंक समाचार स्वागत करता है। ये एक सकारात्मक पहलू है शिक्षा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, कि यहाँ पे मातृभाषा हिंदी और संस्कृत इन सारी भाषाओं को हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा तक महत्व दिया गया है, जो पहले नहीं था। अर्थात इस शिक्षा नीति में सबसे पहला अच्छाई ये है और सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि ये शिक्षा नीति एक घर वापसी वाली शिक्षा नीति है। अर्थात हमारा भारत जो है वो फिर इंडिया से भारत की ओर जाने वाला शिक्षा नीति की ओर बढ़ रहा है, शिक्षा नीति को अपनाने जा रहा है। अर्थात ये है कि ये शिक्षा नीति का सबसे सकारात्मक पहलू ये है कि हिंदी संस्कृत जैसे भारत के भाषाओं को आधार बनाकर चल रहा है। दूसरा, यहाँ पे बहु विषय की बात की गई है। बहु विषय का अर्थात ये है कि एक भौतिकी का छात्र कला की भी पढ़ाई कर सकता है, नृत्य की भी पढ़ाई कर सकता है, एक नृत्य का छात्र भौतिकी की भी पढ़ाई कर सकता है, वाणिज्य की भी पढ़ाई कर सकता है, एक वाणिज्य का छात्र, कॉमर्स का छात्र कला की भी पढ़ाई कर सकता है और साइंस की भी, विज्ञान की भी पढ़ाई कर सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे एक विद्यार्थी अपने इंटरेस्ट, अलग अलग इंटरेस्ट को भी आगे बढ़ा सकता है, वहाँ पर एक ही रुचि में वो आधारित नहीं रहेगा। तो बहु विषय एक अच्छा सकारात्मक पहलू है जिसका आतंक समाचार स्वागत करता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और कंप्यूटर शिक्षा, इन सारी चीज़ों के आधुनिकीकरण वाले शिक्षा पे भी महत्व दिया गया है। इन सारी चीज़ों को भी कक्षा 6 से ही लाने की बात की गई है। आतंक समाचार इसका भी समर्थन करता है कि हाँ, हमें परंपरा के साथ साथ आधुनिकता की तरफ भी जाना चाहिए। हमें अपने आप को संस्कार के साथ साथ हमें अपने आप को आगे भी बढ़ाना चाहिए और हमें अपने आप को कम्पीट भी करना चाहिए। तो हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन कोडिंग, इन सारी चीज़ें, कंप्यूटर की शिक्षा, ये सारी चीज़ें इस शिक्षा नीति का एक सकारात्मक पहलू है जिसका आतंक समाचार स्वागत करता है।
ये शिक्षा नीति परंपरा, भारत और आधुनिकता का एक अच्छा समावेश है, जो इस शिक्षा नीति का एक सकारात्मक पहलू है। अर्थात ये हुआ कि ये शिक्षा नीति हिंदी, संस्कृत, बहुविषय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन कोडिंग और आधुनिकता जैसी चीज़ों को फोकस में लेकर चलती है, को आधार बनाकर चलती है, जो इसके सकारात्मक पहलू हैं। और इन सारे चीज़ों को आतंक समाचार अभी तहे दिल से स्वागत करता है। लेकिन हाँ, इस शिक्षा नीति में कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जो हमने आतंक समाचार में आकलन करके निकाला है। इसका एक नकारात्मक पहलू ये है कि यहाँ पे एक प्रावधान लिया गया है, जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, पहले हमने बात नहीं की थी, लेकिन अभी हम इसका बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमने उस समय जान कर छोड़ा था कि जब हम नकारात्मक पहलू चाहेंगे तो इसकी बात करेंगे। इसमें प्रावधान दिया गया है कि एक विद्यार्थी अपने स्नातक की शिक्षा में अगर वो चाहे तो प्रथम वर्ष की पढ़ाई करके भी वो छोड़ सकता है। पहले भी छोड़ते आए हैं और आगे भी वो छोड़ सकता है, लेकिन आगे वो छोड़ेगा अगर प्रथम वर्ष की पढ़ाई करके तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर दूसरे वर्ष की पढ़ाई पूरा करके वो छोड़ेगा तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। और तीसरे, चौथे, पाँचवें जो भी उसकी डिग्री का वर्ष होगा, अगर उसको वो पूरा कर लेगा तो उसको उपाधि दी जाएगी। अर्थात ये हुआ कि यहाँ पे जो पहले विद्यार्थी को पूरा अपना वर्ष पूरा करना पड़ता था पढ़ाई का, अब अगर वो बीच में छोड़ता था तो उसकी पढ़ाई पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती थी, पूरी की पूरी उपाधि बर्बाद हो जाती थी। पढ़ाई तो कभी बर्बाद नहीं होती, लेकिन उसको उपाधि नहीं मिलता था, उपाधि बर्बाद हो जाती थी। वो इसमें कम बर्बाद होगी क्योंकि उसे 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल, 4 साल, 5 साल जितने भी वर्ष का उसका उपाधि है, अगर वो पूरा करता है तो उपाधि मिल जाएगी। जो आतंक समाचार इसको नकारात्मक पहलू मानता है। आतंक समाचार कहता है कि अगर विद्यार्थी को पढ़ाई करनी है तो वो पूरा पढ़ाई करे, अगर वो बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो ये शिक्षा के लिए एक अपमान का बिंदु है, ये शिक्षा को अपमानित करने की चीज़ है। और अगर कोई भी इंसान, कोई भी संस्थान अगर इस चीज़ को बढ़ावा देता है तो आतंक समाचार के आधार पर ये चीज़ गलत है, इसको हमें नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी अपनी उपाधि बीच में 2-3 कारण से ही छोड़ता है। पहला कारण ये होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अच्छी बात है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है। आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है तो सबसे पहली बात ये है कि ये उस विद्यार्थी और उसके माता पिता ने वैसा कुछ सही तरीके से काम नहीं किया होगा जिसके कारण से उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए वो विद्यार्थी और उसका परिवार ही जिम्मेवार है। लेकिन फिर भी मानवता के नाते, इंसानियत के नाते ये एक बिंदु बनता है कि हाँ, आर्थिक स्थिति कम है, कमज़ोर है, तो आर्थिक पढ़ाई कैसे करें। क्योंकि यहाँ पे हमें अपने घर को भी, घर के लोगों को भी पालना पोसना है और हमें कॉलेजेस के, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और विद्यालय की फी भी देनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये किया जा सकता है कि हाँ, वैसे विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ाई के बाद उसी महाविद्यालय, उसी विश्वविद्यालय, उसी विद्यालय में एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या फिर कहीं बगल में जाकर जॉब कर सकते हैं, जिससे जिस नौकरी से वो अपना फी भी भर सकें और घर का भी पालन पोषण कर सकें। तो ये चीज़ है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़कर जाते हैं तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। पढ़ाई छोड़कर अगर आप जाएंगे नौकरी करने तो ये आपकी पढ़ाई और नौकरी दोनों के लिए लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का अपमान है। क्योंकि अगर आप सरस्वती को छोड़कर लक्ष्मी की तरफ जाएंगे और लक्ष्मी को छोड़कर सरस्वती की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि अगर हम सरस्वती ग्रहण कर लेंगे, अगर हमारे पास सरस्वती आ जाएगी तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी से सरस्वती और सरस्वती से लक्ष्मी में सबसे पहले सरस्वती का महत्व है। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ाई को बीच में छोड़ रहे हैं तो ये सरस्वती का अपमान है। हमें पढ़ाई करने से पहले ही सोचना चाहिए था कि हमें पढ़ाई करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो हमें करना है, चाहे वो कितनी भी समस्याएं आ जाए। समस्या तो सभी के साथ आती है और समस्या आती है तो इसका समाधान भी उसी के पास होना चाहिए और निकालना चाहिए। क्योंकि समस्या जो है वो वीरों के सामने आती है और जो वीर होते हैं उस पर विजय हासिल कर लेते हैं, जो नहीं होते हैं वो टूट जाते हैं।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक आधार पे वो नौकरी करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता है पार्ट टाइम। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि हाँ, वो उसकी रुचि ही नहीं होती है उस पढ़ाई में, जिसके कारण से वो प्रथम वर्ष या प्रथम वर्ष से पहले या प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में वो पढ़ाई को छोड़ देता है। तो यहाँ पे तो हमें ये चीज़ देखना होगा कि हमें अपनी रुचि के आधार पर ही पढ़ाई करनी होगी। हमारे माता पिता क्या कहते हैं, हमारे अभिभावक क्या कहते हैं, हमारा समाज क्या कहता है, उसका बच्चा साइंस पढ़ रहा है, विज्ञान पढ़ रहा है, तो तुम कला मत पढ़ो। भले ही तुम्हारे अंदर कला की रुचि हो, लेकिन तुम्हें विज्ञानी पढ़ना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें अभियंता ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर चिकित्सक ही बनना है, तुम्हें गायक नहीं बनना है, तुम्हें मॉडल नहीं बनना है, तुम्हें फैशन डिजाइनर नहीं बनना है। ऐसी सोच और ऐसे सामाजिक सोच से हमें बाहर निकलना होगा। हमें जो इच्छा है उसके आधार पे ही एडमिशन नामांकन लेना पड़ेगा, उसके आधार पे ही हमें उस उपाधि में नामांकन लेना पड़ेगा। ये हमें एडमिशन लेने के समय, नामांकन लेने के समय सोचना चाहिए, जिसके आधार पे हमें उपाधि छोड़ने का ख्याल तक ना आए। क्योंकि अगर हम अपने इंटरेस्ट, रुचि के आधार पर अगर हम अपनी शिक्षा में नामांकन लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हम कभी भी अपने आप को पीछे नहीं करेंगे, हम अपने आप को हमेशा आगे देखेंगे, क्योंकि वो मेरी रुचि है। तो सबसे नकारात्मक पहलू ये है कि यहाँ पर आप उपाधि छोड़ने के बाद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जैसे प्रावधान हैं जो नहीं होने चाहिए। अगर पढ़ाई कोई छोड़ता है तो पूरा डिग्री जाएगा और उससे पूरा पैसा भी लेना चाहिए, उसको उससे पहले एनओसी भी नहीं देना चाहिए। आतंक समाचार तो कहता है कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा तो दूर की बात है, अगर वो अपनी उपाधि से पहले अगर पढ़ाई छोड़ता है तो उससे पूरा पैसा भी लेना चाहिए। दूसरा, इसके नकारात्मक पहलू ये हैं कि यहाँ पे 3, 4, 5 यानी कुछ स्नातक 3 वर्ष के होते हैं, कुछ स्नातक 4 वर्ष के होते हैं, कुछ स्नातक 5 वर्ष के होते हैं। जैसे BA, BCom, ये सब BSc, ये सब 3 वर्ष के होते हैं जो अभी तक होते आए हैं। 4 वर्ष के भी होते हैं जिसमें BTech, BE जैसे कोर्स होते हैं। 5 वर्ष के भी होते हैं जिसमें आर्किटेक्चर का बैचलर डिग्री, MBBS, BArch, MBBS जैसे होते हैं। कुछ स्नातकोत्तर PG डिग्री जो होती है वो 2 वर्ष के होते हैं, कुछ 3 वर्ष के होते हैं। MBA वगैरह 2 वर्ष के होते हैं, जबकि MCA वगैरह 3 वर्ष के होते हैं। तो इसमें ये चीज़ है कि इस शिक्षा नीति में इन सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया गया है, इन सारी चीज़ों को जैसे था वैसे ही रखा गया। आतंक समाचार चाहता था कि सारी उपाधि जो है वो समान वर्ष की हो, सारी स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि अगर 3 ही वर्ष की हो, या तो 4 ही वर्ष की हो, या तो 5 ही वर्ष की हो, या तो 2 ही वर्ष की हो, लेकिन सब एक, कोई भी पढ़ाई बड़ा या छोटा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 3, 4 और 5 करके ये दिखाया गया है कि ये पढ़ाई जो है ये बड़ी पढ़ाई है, ये पढ़ाई जो है ये छोटी पढ़ाई है। आतंक समाचार नहीं मानता। आतंक समाचार कहता है कि अगर एक बच्चा हिंदी पढ़ रहा है और भोजपुरी पढ़ रहा है, चाहे वो चिकित्सक की पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो भोजपुरी की पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो अभियंता की पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो कोई भी पढ़ाई कर रहा है, सब बराबर है, सारी शिक्षा बराबर है, तो सारे की उपाधि वर्ष भी बराबर होनी चाहिए। अगला, इस का नकारात्मक पहलू एक और ये है कि इसमें नैतिक शिक्षा की बात नहीं की गई। आतंक समाचार कहता है कि नैतिक शिक्षा हर कक्षा में होना चाहिए, हर कक्षा का एक विषय होना चाहिए, क्योंकि जब नैतिक शिक्षा होगी तो सामाजिक बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। कानून क्या है? कानून हमको बांध सकता है कि तुम ये नहीं करो, ये गलत है, तुम वो नहीं करो, ये गलत है। लेकिन अगर हमारे अंदर नैतिकता होगी, अगर हमारे अंदर नैतिक शिक्षा होगी, तो हम अपने आप वो चीज़ नहीं करेंगे, हमें किसी कि रोकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अंतरात्मा अपने आप रुक जाएगा कि हम ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में, आज की स्थिति में नैतिक शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे छिछोरे समाज को, हमारे गलत समाज को, हमारे गला काट समाज को, जहाँ पर नैतिक शिक्षा न होने के कारण आज हम अलग अलग कुरीति की तरफ जा रहे हैं। और एक आखिरी कमी, और भी बहुत सारी कमी है, लेकिन जो मुख्य आखिरी कमी आतंक समाचार को दिखता है वो ये है कि यहाँ पे तकनीकी और गैर तकनीकी, यानी कि यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एजुकेशन के बीच में फर्क की बात नहीं की गई है। यहाँ पे कुछ चीज़ें तकनीकी हैं, कुछ चीज़ें गैर तकनीकी जो पहले से आती है, चली आई है। BBA
गैर तकनीकी है, जबकि एमबीए जो है तकनीकी शिक्षा माना जाता है अभी तक की शिक्षा प्रणाली में। इस शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा प्रणाली में भी इस पर कुछ क्लियर कट नहीं कहा गया है कि बीबीए कैसे गैर तकनीकी हो जाती है, एमबीए कैसे तकनीकी हो जाती है। ये सारी चीज़ें बीटेक तकनीकी है, एमटेक तकनीकी है, लेकिन बीबीए गैर तकनीकी है और एमबीए तकनीकी है। तो इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए था इस शिक्षा नीति में। अर्थात ये हुआ कि इसके सकारात्मक पहलू भी आ गए, नकारात्मक पहलू भी आ गए। अब हम आखिरी में बात करते हैं इस शिक्षा नीति में कमी। इस शिक्षा नीति में सबसे पहला कमी ये है कि इस शिक्षा नीति में प्ले स्कूल पे कोई बात नहीं की गई। आतंक समाचार चाहता है कि प्ले स्कूल को हमारे समाज से, हमारे भारत के समाज से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि प्ले स्कूल शिक्षा के लिए एक पोलियो की तरह है। क्योंकि जो बच्चे आज के डेट में घर में, उन्हें माँ बाप के साथ सीखना चाहिए, अपने नाना नानी और दादा दादी और अपने अभिभावक के साथ सीखना चाहिए, आज वो समाज को देखकर और चकाचौंध को देखकर प्ले स्कूल में जाते हैं। और प्ले स्कूल में जाकर वो उस उम्र में पढ़ाई करने लगते हैं जिस उम्र में उन्हें नैतिक शिक्षा और नाना नानी की कहानी, उन्हें घर में दादा दादी की कहानी और अलग अलग कहानी उन्हें घर में सीखनी चाहिए। लेकिन अभिभावक भी वैसे ही हैं, आज के पेरेंट्स भी वैसे ही हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो इसके दो फायदे हैं। एक, वो आधुनिक बनेंगे, क्योंकि हमारे समाज के बाकी लोग भी जा रहे हैं, वो जा रहा है, उसका बेटा जा रहा है, तो मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी जानी चाहिए, मेरे बेटा बेटी या थर्ड जेंडर है तो ये जाने चाहिए। लेकिन चीज़ यही है कि प्ले स्कूल जो है ये पोलियो है, क्योंकि ये शुरू में ही बच्चे को नैतिक शिक्षा से रोक देता है। और जब एक बच्चा शुरू में ही पोलियो ग्रसित हो जाता है तो जीवन भर वो नैतिकता के आधार पे और परंपरा के आधार पे वो पंगु ही रह जाता है। तो प्ले स्कूल को हमें रोकना चाहिए, प्ले स्कूल को हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि प्ले स्कूल आज बस बच्चे इसलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि समाज का दूसरा जा रहा है। और अगर बच्चे चले जाएंगे तो माँ बाप को, अभिभावक को घर में आज़ादी हो जाएगी, क्योंकि ये उनके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक टेंशन का विषय है कि बच्चे अगर घर में रहेंगे तो कम से कम 3-4 घंटे बाहर रहें तो अच्छा ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक नकारात्मक चीज़ है जो आज इस प्ले स्कूल को बढ़ावा दे रहा है। आतंक समाचार चाहता है ये प्ले स्कूल खत्म कर दिया। दूसरा, क्योंकि प्ले स्कूल जो है वो पोलियो है, ये शुरू में ही एक विद्यार्थी को पंगु बना देता है। और जब एक विद्यार्थी शुरू में ही पंगु बन जाएगा तो वो आगे भी जाकर सही नहीं हो सकता। किया जा सकता है, बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी बहुत समय और बहुत पैसे लगाए जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम शुरू में ही नींव को मजबूत रखें तो आगे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है, दवा से ज़्यादा अच्छा बचाव। अगली बात, प्लेसमेंट। आज की तारीख में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी महाविद्यालय, यहाँ तक कि विद्यालय तक में प्लेसमेंट की बात आ चुकी है। अर्थात अगर आप यहाँ पे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हो तो हम आपको नौकरी दिला देंगे। क्या आज की तारीख में और अभी ये जो प्लेसमेंट है ये एक विद्यार्थी के लिए मोटिवेशनल फैक्टर तो बनते जा रहा है, लेकिन ये प्लेसमेंट जो है ये शिक्षा के लिए हानिकारक है। क्योंकि आज की तारीख में जो विद्यार्थी किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की तरफ जाता है वो कहता है कि यहाँ पर प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, यहाँ पर प्लेसमेंट सेल कैसा है, हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये आज एक पैसे की लालच और नौकरी की लालच से लोग शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। लोग ये नहीं देखते कि यहाँ पर पढ़ाई कैसी हो रही है, यहाँ पर डिग्री कैसी मिलेगी, यहाँ के शिक्षक कैसे हैं। अधिकतर विद्यार्थी और उनके अभिभावक और उनके पेरेंट्स, माता पिता हैं, वो ये देखते हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आतंक समाचार कहता है कि प्लेसमेंट जो है शिक्षा के लिए एक एड्स के तौर पर है। ये खुद से लिया गया एक ऐसा बीमारी है जो शिक्षा को आगे बढ़ने नहीं देता है। क्योंकि अगर प्लेसमेंट होता है तो जो विद्यार्थी है वो अपना उच्च शिक्षा नहीं लेता है, और प्लेसमेंट अगर होता है तो इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी जो है वो सरस्वती का अपमान कर रहा है, शिक्षा का अपमान कर रहा है, और वो सिर्फ पैसे की बात कर रहा है। अर्थात ये हुआ कि जो प्लेसमेंट जो है ये शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है। प्लेसमेंट को
ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हमारे मैक्सिमम क्या 80%, भारत के 80%, बाहर की तो बात ही छोड़ते हैं, बाहर की बात करेंगे तो बाहर तो और ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन भारत में आज की तारीख में स्थिति में 80% ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब आते हैं, जो प्लेसमेंट के आधार पे ही अपने शिक्षा को अपने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को प्रमोट करते हैं, प्रचारित करते हैं, जो एक तरीके से शिक्षा के नाम पे कलंक है। आज के डेट में 80% से ज़्यादा शिक्षण संस्थान एक तरीके से प्लेसमेंट एजेंसी बने हुए हैं, वो शिक्षा पे उतना फोकस नहीं करते जितना वो नौकरी पे फोकस करते हैं। तो आतंक समाचार चाहता है कि प्ले स्कूल के साथ साथ प्लेसमेंट भी खत्म होना चाहिए। प्ले स्कूल अगर खुली हो तो प्लेसमेंट जो है वो एड्स है हमारी शिक्षा के लिए। अगली बात कोचिंग की। कोचिंग जो है इस पर भी सरकार को कुछ अच्छी नीति बनानी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो कोचिंग है वो सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। कोचिंग आज वैसे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जो या तो शिक्षित नहीं है, या तो अलग अलग अधिकतर सरकारी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, और वो अपने विद्यार्थी को कहते हैं तुम यहाँ क्या पढ़ाई होगी, ये तो सरकारी संस्थान है, तुम मेरे यहाँ कोचिंग पे आना। अर्थात ये अपने विद्यालय, महाविद्यालय जहाँ से वो कार्यरत, वहाँ से तो इनको सिर्फ पैसा चाहिए और एक्स्ट्रा पैसा वो कोचिंग के नाम पर लेते हैं। अर्थात ये हुआ कि कोचिंग को भी हमें सही तरीके से रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति में इसका सही तरीके से कोई जिक्र नहीं है। और एक और पॉइंट, बहुत सारी कमियां और भी हो सकती है, लेकिन एक जो बड़ी कमी है, जो आखिरी कमी जो आतंक समाचार बताना चाहता है वो ये है कि यहाँ पे नामाकरण पे कोई बात नहीं की गई है। हमें नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जलाने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पर नालंदा के बगल में बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन और बख्तियारपुर शहर नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुगलों वाले और बहुत सारे अंग्रेज़ों वाले ऐसे जगह हैं जो हमारे शिक्षा के नाम पर कलंक हैं, लेकिन आज भी हम उसको बोल रहे हैं, उसको हम अपनाए हुए हैं। हमें ऐसे चीज़ों को भी ख़त्म करना चाहिए। हमें सही तरीके से नामकरण भी करनी चाहिए। बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया के एक धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। आज उसके नाम पर बख्तियारपुर है। तो ऐसे और भी बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिससे मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने और आज की तारीख में बहुत सारे लोग उसी को अपनाते चल रहे हैं, उसी की तारीफ करते चल रहे हैं। इसे हमें ख़त्म करना चाहिए, जो इस शिक्षा नीति में नहीं बात की गई है। हम चाहते हैं कि इसमें जितनी भी कमी है इसे शिक्षा मंत्रालय संशोधित करे, या फिर आगे जब भी संशोधन हो तो इसमें इन सारे बिंदुओं को, इन सारे पहलुओं को आगे बढ़ाए। तो ये तो बात थी शिक्षा नीति, भारत की शिक्षा नीति, भारत की तीसरी शिक्षा नीति। इसमें हमने राजनीति की भी बात कर ली, ये क्या है इस पर भी बात कर लिया, इसके सकारात्मक पहलू पर भी बात कर लिया, इसके नकारात्मक पहलू पर भी बात कर लिया, इसकी कमी पर भी बात कर लिया। बातें तो बहुत हो गई, लेकिन बात है कि ये बातें हुई क्या जरूरी था हमें नई शिक्षा नीति का। भारत जैसे देश में शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, तीसरी शिक्षा नीति 1968, 1986, उसका संशोधन 1992, फिर 2020। आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत इसकी थी इसलिए थी क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पहले के लोग, अभी के लोग भी हमारे इस भारत की शिक्षा पे भरोसा नहीं करते। हम तो विश्वगुरु थे, हमने तो जीरो दिया था, हमने तो बहुत सारी चीज़ें दी, हमने तो आर्यभट्ट दिया, हमने तो चाणक्य दिया, हमने तो अर्थशास्त्री से लेके वैज्ञानिक से लेके सारा कुछ दिया है। हमने आर्यभट्ट दिया, ये स्वामी विवेकानंद का देश है, ये डॉक्टर सी रमन का देश है, ये होमी जहांगीर भाभा का देश है, ये APJ अब्दुल कलाम का देश है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये अशफाकुल्लाह खान का देश है। ये ऐसे वीरों का देश है जो अपने आप में, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। ये ऐसे लोगों का देश है जो अपने आप में शिक्षा के पर्यायवाची हैं। भारत की शिक्षा तो दुनिया में इकलौती शिक्षा थी
जिसे आज अलग अलग देश अपना गया, लेकिन भारत के लोग ही भारत की शिक्षा को सही तरीके से नहीं अपनाए, और भारत के लोग ही भारत की शिक्षा, बहुत सारे लोग, सभी लोग नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं भारत की शिक्षा की तुलना में बाहरी शिक्षा को वैल्यू देते हैं, बाहरी शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये अपने आप में सोचने की बात है कि वो देश जिसने शिक्षा की उत्पत्ति कराई, वो देश जो शिक्षा का पर्यायवाची है, आज उसे नई नई शिक्षा नीति बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। हमें तो शिक्षा नीति की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तीसरा क्या होता है, ये दूसरा क्या होता है, संशोधन क्या होता है, ये पहला क्या होता है, ये 1968 क्या होता है, 86, 92 और 2020 क्या होता है, ये तो कुछ नहीं होता अगर हम अपने आप को सही तरीके से अपने ऊपर भरोसा करते, आत्मनिर्भर रहते। लेकिन हाँ, आज के डेट में आज के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें भारत को फिर से हमें विश्व गुरु बनाना है। तो ये फिर से जो शब्द है, ये अपने आप में हमारे लिए एक शर्म की बात है कि आज की तारीख में हमें कहा जा रहा है कि फिर से बनना चाहिए। मतलब हम भारतीय जो हैं, सारे भारतीय नहीं लेकिन अधिकांश भारतीय जो हैं, ये हम अपनी संस्कृति को भूलते आ गए। हम अपनी संस्कृति को, अपनी हिंदी को, अपने संस्कृत को भूलते आ गए। आज वही हिंदी और संस्कृत से कितनी भाषाएं बन गई, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हिंदी और संस्कृत से लिए गए हैं। बहुत सारी शिक्षा नीति, अलग अलग देश की शिक्षा नीति हमारे भारत से ली गई है, लेकिन आज भारत के ही लोग भारत की शिक्षा नीति पर भरोसा नहीं करते, और वो कहते हैं कि भारत की शिक्षा नीति, भारत का गुरुकुल जो है वो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गंवारापन है। ये हिंदी अगर कोई बोलता है, रिसर्च की जगह पे शोध बोल देता है, अनुसंधान बोल देता है, तो उसको कहा जाता है कि ये कम शिक्षित है। और अगर वही रिसर्च और दो चार और अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल देते हैं तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा शिक्षित है। तो ये हमें अपने ऊपर, अपने अंदर झाँकना होगा कि हम अपनी देश की शिक्षा नीति को कितना महत्व देते हैं, हम अपनी भारत की भाषा को कितना महत्व देते हैं। पहले भी हमने जिक्र किया है, पहले भी हमने बात की है कि हमारे देश की ही राजनीतिक दल, जिनका जन्म भी हमारे देश में ही हुआ है, वो भी आज भाषा के आधार पर, हिंदी और संस्कृत के आधार पर करें कि नहीं, हमें हिंदी संस्कृत नहीं, हमें तमिल और अंग्रेजी को वैल्यू देना चाहिए। तमिल को वैल्यू दीजिए, अंग्रेजी को भी वैल्यू दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी दूसरे का अपमान नहीं करते, लेकिन अगर आप अपने ही देश का, अपनी ही संस्कृति का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदी और संस्कृत की जगह पे तमिल और अंग्रेजी होना चाहिए, तो ये अपने आप में एक सोचने की बात है। हमें हिंदी, संस्कृत, तमिल, अंग्रेजी और जितने भी भाषाएं, यहाँ तक कि चाइना के मैंडरिन को भी आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जीवन हिंदी और संस्कृत है, आपका जीवन हिंदी और संस्कृत से ही चलेगा। अगर हम आज हिंदी संस्कृत पे रहते, आज हम अपनी हिंदी और संस्कृत की भाषा को अपनाए हुए रहते, तो आज हम विश्व गुरु फिर से बनने की बात नहीं करते, आज हमको फिर से नई नई शिक्षा नीति लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये हमारे लिए सोचने की बात है कि आज हमें नई शिक्षा नीति लाने की ज़रूरत पड़ रही है। आज वो देश नया शिक्षा नीति ला रहा है, वो देश नए शिक्षा नीति पे बात कर रहा है, उसके बाद भी बात कर रहा है, जो देश अपने आप में शिक्षा का पर्यायवाची है। भारत तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, वेद, पुराण, इन सारी चीज़ों का देश है। स्वामी विवेकानंद, अशफाकुल्लाह खान, APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर, भाभा, CV रमन, इन सारे लोगों का देश है। आज वैसा देश कहता है कि हमें नई शिक्षा नीति, विश्व गुरु बनना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। हम तो अपने आप में आत्मनिर्भर थे, हम तो अपने आप में गुरुकुल की शिक्षा देते थे, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणाली माना जाता है और दुनिया का सबसे पहला शिक्षा प्रणाली माना जाता है। लेकिन आज गुरुकुल तो बात की बात है, दूर की बात है। यहाँ पे हम लोग बख्तियारपुर और बख्तियारपुर खिलजी और बख्तियार खिलजी को भी अपना चुके हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे हमें सोचने की बात है कि हमें नई शिक्षा नीति, ठीक है, ये नई शिक्षा नीति आज ज़रूरत है क्योंकि आज हमारी शिक्षा नीति खराब हो चुकी है। तो नई शिक्षा नीति एक अच्छा पहलू है अभी की सरकार के द्वारा कि ये हमें उस शिक्षा के दौर पे वापस ले जाने के लिए एक पटरी के तौर पे है। ये पूरा तो नहीं ले जा रहा है, लेकिन हाँ, उस शिक्षा नीति, हमारे पुराने भारत के शिक्षा नीति की तरफ ले जा रहा है, जो दुनिया का अभी तक का और हमेशा का सबसे बेहतरीन शिक्षा नीति था, है और रहेगा। और ये नई शिक्षा नीति हमें उस दौर की तरफ ले जाने का एक अच्छा पहलू है। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि ये जो शिक्षा नीति है, जो हिंदी, संस्कृत, इन सारे चीज़ों पे वैल्यू दे रही है, इन सारी चीज़ों को आधार बनाकर आगे बढ़ रही है, ये भारत के लिए एक घर वापसी वाली शिक्षा नीति है, भारत के लिए भारत वापसी वाली शिक्षा नीति है, ये भारत के लिए
विश्व गुरु बनने वाली शिक्षा नीति है, तो हमें इन सारे चीज़ों पर ध्यान देना होगा और हमें ये देखना होगा कि शिक्षा जो है उसको हम कैसे सही तरीके से बचाएं, सही तरीके से आगे बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा जो है हमारा जीवन का एक साधन नहीं, बल्कि शिक्षा ही हमारा जीवन है। हमें इस आधार पे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा और हमें ये मानना होगा कि शिक्षा हमारे जीवन का कोई साधन नहीं, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। तो बहुत बातें हुई इस विषय पे, इस अंक में इतना ही। फिर हम अगले अंक में किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को वंचक नमस्कार।